नमस्कार, मैं हूँ चैतन्य चौधरी और आप सब देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। चेतन, आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक धमाकेदार वापसी कर रहे हैं आप। स्वागत और शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो सबसे पहले तो सुखी आपके शब्दों में जी और इसमें जो चैतन्य का किरदार है वो जितना आप बता सकते हैं सब खोल दीजिए राज। जी, तो सुखी एक बहुत प्यारी फिल्म है। ये एक फैमिली फिल्म है, एक औरत की जर्नी है और मेरे ख्याल से एक हर औरत की जर्नी है ये। बहुत से लोग इस फिल्म के साथ रिलेट कर पाएंगे। फैमिलीज़, हस्बैंड्स, बच्चे इस फैमिली के साथ रिलेट कर पाएंगे, इस मूवी के साथ रिलेट कर पाएंगे। मेरे किरदार के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि गुरु एक ऐसा किरदार है जो, जैसे कि हम सब होते हैं, हम एक हमारे सर्कमस्टेंसेस हमें डोमिनेट करते हैं, हम हमारे जो लाइफ में चल रहा होता है हम उसके एक विक्टिम बन जाते हैं। तो गुरु वैसा ही एक कैरेक्टर है। वो अपने सर्कमस्टेंसेस का विक्टिम है, सोसाइटी का विक्टिम है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का विक्टिम है। और वो है वैसा क्योंकि कुछ चीज़ें हुई हैं उसकी लाइफ में और हो रही हैं उसकी लाइफ में। तो वैसे तो गुरु बहुत एक हैप्पी आदमी था, एम्बिशियस था, ड्रीमर था। वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता था, अपने फैमिली बिजनेस में नहीं घुसना चाहता था, उसको कुछ अलग करना था लाइफ में। लेकिन सर्कमस्टेंसेस उसे वापस वहीं ले आते हैं जहाँ पे वो नहीं रहना चाहता था। इसलिए कहीं ना कहीं उसके लिए उसकी खुशी गायब हो जाती है उसकी लाइफ में। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अहमियत रखती है उसकी लाइफ में। और बस इन कपल की जर्नी है ये, कैसे ये दो लोग जो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, जिन्होंने शादी की, और फिर उसके बाद उनकी जर्नी कैसे हुई और कैसे उनके बीच में जो तनाव आया और आगे कैसे उसका रेजोल्यूशन हुआ, ये कहानी है उसकी। और कैसी ये फिल्म आप तक पहुंची? तो मैंने एक वेब सीरीज़ किया था कॉल्ड हश, जो अमेज़ॉन प्राइम में था। तो अबडांशे के साथ, जो सुखी के प्रोड्यूसर हैं, तो उन्होंने मुझे, आई वॉज ऑपोजिट सोहा अली खान इन दैट, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे स्पॉट किया था। तो जब इसकी ऑडिशंस चल रही थी तो उन्होंने एमसीसी से रिक्वेस्ट किया था कि एक बार आप चैतन्य की भी ऑडिशन कर लो, वी वांट टू सी वेदर ही सूट्स द कैरेक्टर। तो एमसीसी से मेरा ऑडिशन हुआ एंड उसके एक हफ्ते बाद मुझे वो मैजिक कॉल आया कि आप लीड कर रहे हो फिल्म में ऑपोजिट शिल्पा शेट्टी। सो ऐसे कास्टिंग। तो मतलब आप पूरी तरीके से गायब नहीं थे, आप वेब शो भी कर रहे थे? हाँ, मैं पूरी तरीके से, एक्चुअली क्या है कि 2019 में मैंने कॉन्शियसली टेलीविज़न छोड़ा था, बिकॉज एज एन एक्टर मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं मेरी ग्रोथ रुक गई है। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं स्टैग्नेट हो रहा था और मुझे फील हो रहा था, जब मैं वो शो कर भी रहा था मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि मैं कहीं ना कहीं मैं रुक रहा हूँ। मैं अपने आप को मैं प्रोग्रेस नहीं कर रहा, मैं अपने आप को, मैं खुश नहीं था एक्चुअली डूइंग व्हाट आई वाज डूइंग। तो मैंने सबकॉन्शियसली या कॉन्शियसली एक ब्रेक लिया कि मुझे 2 कदम पीछे हट के देखना है कि मैं कहाँ हूँ, मैं एक्टर क्यों बना था इन द फर्स्ट प्लेस। उसको समझने की कोशिश कर रहा था कि वो, क्योंकि मेरा पैशन कहीं ना कहीं कम हो गया था। तो मैंने वो टाइम अपने लिए लिया, समझने की कोशिश की कि मैं कहाँ जाना चाहता हूँ और क्या रीज़न है वो। मैंने काफ़ी लिखा कि किस रीज़न से मैं एक्टर बना, क्यों मैंने ये लाइन चुनी, क्यों मैं एक्टर बना। और जब वो रीज़न्स मेरे लाइफ में क्लियर होने लगे और जो फिर वापस वो पैशन जागने लग गया, तब ख्याल आने लगा कि मुझे एक्साइटिंग चीज़ें करनी है अपनी लाइफ में, और रोल्स को एक्सप्लोर करना, और चीज़ें और प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। एंड फॉर्चुनेटली हशश केम इन टू माई लाइफ। मैंने ऑडिशन किया था हशश के लिए, तनुजा मैम को मेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, सो शी कास्ट मी ऑपोजिट सोहा अली खान। फिर उसके बाद आई वॉज़ लकी इनफ दैट अबडांशे ने मेरे बारे में सोचा कि, हालांकि उन्होंने बहुत लोगों को ऑडिशन किया था गुरु के लिए, बट दे थॉट ऑफ मी, दे थॉट दैट आई वुड फिट द कैरेक्टर, लेकिन आई हैड टू गो थ्रू द ऑडिशन। ऐसा नहीं था कि भाई तुमने हमारा ये शो किया तो हम आपको कास्ट कर लेंगे एज अ हीरो, ऐसा हुआ नहीं। एक बार आपकी जर्नी पर भी बात करते हैं कि जी। आपकी शुरुआत होती देवानंद साहब की फिल्म से, तो आप कहाँ से आए थे, कैसे देवानंद साहब से टकराए, उन्होंने अपनी फिल्म में कास्ट किया, जी। फिर कैसे एक के बाद एक माइलस्टोन बनता गया, काम मिलता गया। तो शुरू से शुरू करते हैं। जी, बहुत लंबी स्टोरी है। तो मेरा बैकग्राउंड के बारे में कुछ बता देता हूँ। मेरे पापा एक नेशनल अवार्ड विनिंग डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर थे। उन्होंने कुल मिला के 14 नेशनल अवार्ड्स जीते हैं अपने फिल्म के लिए। 40 14 और 14 ईयर्स इन अ रो। उनका नाम था यशपाल चौधरी।
और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम करते थे। तो फिल्म्स डिवीज़न करके एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनती हैं। जो आप थिएटर में आप देखते हो नेशनल एंथम, वो इट इज़ मेड बाय फिल्म्स डिवीज़न। तो पापा एज अ डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैज़ वन 14 अवार्ड्स एज अ फिल्म मेकर, 14 नेशनल अवार्ड्स, और बहुत इंटरनेशनल अवार्ड्स भी जीते हैं उन्होंने अपनी फिल्म्स के लिए। तो मेरा एक्सपोजर फिल्म्स, बचपन से एक्सपोजर था फिल्म्स को, और बचपन से मैंने इंटरनेशनल फिल्म्स बहुत देखी हैं। पापा मुंबई इंटरनेशनल फिल्म्स को ऑर्गेनाइज़ करते थे, तो मैं कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैं वहाँ थिएटर में बैठा रहता था, फिल्म्स देखता था। मेरी मम्मा इप्टा की एक्ट्रेस थी, लीड एक्ट्रेस थी इप्टा की। तो उन्होंने बचपन में काफ़ी इनकरेज किया एक्टिंग के लिए। तो स्कूल्स में मैंने बहुत प्लेस किए, थिएटर बहुत किया मैंने स्कूल में। लेकिन बड़ा हुआ तो मैंने डिसाइड किया कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूँगा। तो मैंने MBA किया मार्केटिंग में। मॉडलिंग साइड में करता था, फ़ैशन शोज़, इंटर कॉलेजिएट फ़ैशन शोज़ में जीतता था। तो मेरे कुछ फ्रेंड्स ने मेरी पिक्चर्स भेजी थी ग्लैड रैग्स को। तो ग्लैड रैग्स में रनर्स अप आया, मैं आई वन मिस्टर फोटोजेनिक। तो वहाँ से एक्चुअली मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और देव साहब की प्रोडक्शन हाउस में किसी ने मेरी फ़ोटोग्राफ देखी वहाँ पे, तो मुझे बुलाया ऑडिशन के लिए। तो मैंने और देव साहब का ऑडिशन करने का तरीका बहुत अलग था। वो कैमरा शूट करते थे, वो कभी एक वीडियो शूट नहीं करते थे, वो सिर्फ स्टिल शूट करते थे टू सी के इस लड़के में बात है या इस लड़की में बात है या नहीं। तो मेरा बाकायदा फ़ोटो शूट हुआ था। एंड ही सेड, तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे पूछा, मैं तो छोटा ही था उम्र में, 19 साल का था। तो उन्होंने कहा मुझे कि पापा को जानते थे वो? नहीं, पापा को नहीं जानते थे, लेकिन पापा उनके बहुत बड़े फ़ैन थे, बहुत बड़े। मैंने एक्चुअली वो फिल्म जब मैंने पापा को बताया कि देव साहब के यहाँ से ऑफ़र है, पापा के चेहरे पर जो खुशी थी, दैट वाज इनफ फॉर मी टू टेक दैट डिसीजन कि मुझे ये फ़िल्म करनी है। लेकिन देव साहब इतने स्वीट थे, उन्होंने कहा कि चैतन्य, क्या आप मेरी फ़िल्म करोगे? यू नो, फॉर सच अ बिग मैन टू आस्क अ यंगस्टर के आप मेरी फ़िल्म करो, मतलब उस आदमी की ग्रेटनेस के बारे में मैं और कुछ कह नहीं सकता। ही इज़ बीन सो अमेजिंग एंड ही ट्रीटेड मी सो वेल। मतलब जैसे हीरो को ट्रीट किया जाता, उन्होंने मेरे लिए सेपरेट रूम रखा था, उन्होंने स्पेशल प्रिविलेजेस दिए थे मुझे। सो ही वॉज़ अमेजिंग, ही वॉज़ एब्सोल्युटली अमेजिंग। तो वो मेरा फर्स्ट ब्रेक था। उसी दौरान कल्पना लाजमी जी की फ़िल्म थी क्यों, दैट वाज माय सेकंड फिल्म। उसके बाद मैं टीवी में मैंने एंट्री की, बिकॉज क्यों आप इतनी अच्छी दो बड़े उनकी फिल्म करने के बाद ऐसा क्या हुआ बॉलीवुड में जो आप टीवी, जबकि लोग टीवी से आते थे? जी, तो एक्चुअली फिल्म्स ने वर्क नहीं किया, दोनों फिल्म्स ने वर्क नहीं किया, वेरी ऑनेस्टली। मेरे एक्टिंग एबिलिटीज़ को काफ़ी लोगों ने प्रेस किया क्यों में। एंड सो कुछ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मेरी बात भी चल रही थी तब। बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मेरी बात चल रही थी, मैं जाके उनसे मिला भी, कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए मैं शॉर्टलिस्ट भी हुआ था, लेकिन वो मटेरियलाइज़ नहीं हुए। तो एक फ़ेज़ आया था जहाँ पे मैं सोच रहा था कि अब क्या करूँ। और बालाजी की एक क्रिएटिव थी जिन्होंने मुझे क्यों में देखा था, तो वो मुझे बार बार कांटेक्ट कर रही थी कि चैतन्य से मिलना है। और मुझे आते थे मैसेजेस बालाजी से, प्लीज़ आके मिलो, प्लीज़ आके मिलो, प्लीज़ आके मिलो। तो मैं रेजिस्ट करता था कि नहीं, मुझे टीवी नहीं करना। कितने साल तक ऐसा किया आपने, कितने समय तक? आई थिंक नियरली 6-7 मंथ्स तक पोस्ट क्यों मैंने उनको अवॉइड किया कि नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए, नहीं करना। इधर बॉलीवुड में क्या हाल था? यहाँ पे ऑडिशन दे रहे थे तो क्या कहते? तो लाइक आई सेड, 2-3 प्रोडक्शन हाउसेस से मुझे रिस्पॉन्सेज आए, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं हुए। मेन लीड्स के लिए थे, लेकिन वो मटीरियलाइज नहीं है, वो दूसरे एक्टर्स को चले गए। तो मैं थोड़ा यंग था, तो डिसअपॉइंट भी हो गया बहुत जल्दी कि क्या हो रहा है। तो किसी इंडस्ट्री के हमारे फ्रेंड हैं, उन्होंने कहा कि टीवी बहुत बड़ा बन रहा है, तुम प्लीज़ टीवी को एक्सप्लोर करो, यू कैन ऑलवेज कम बैक टू फिल्म्स। तुम टीवी को एक्सप्लोर करो, अगर अपॉर्चुनिटी मिली ना मत करो, जस्ट गो अहेड विद इट, इफ इट्स अ गुड प्रोडक्शन हाउस। इस बीच आपकी कभी देव साहब से और कल्पना जी से बात नहीं होती थी कि यार मतलब मेरा करियर कहाँ जा रहा है? क्योंकि मेंटोर होते हैं। जी नहीं, मैं ऐसे किसी से बात करता नहीं था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी अकेले की बैटल है। यू नो, सबकी अपनी अपनी फ़ाइट होती है, वो फ़ाइट अपने खुद ही लड़नी पड़ती है हमको, कोई आके लड़ता नहीं है। तो मैंने कभी ऐसे सवाल किए ही नहीं उनसे। तो तब मैंने डिसीजन लिया। तो इनफैक्ट बालाजी ने एक
शो ऑफ़र किया था मुझे, मैंने मना किया उनको कि मुझे नहीं करना। फिर सेकंड ऑफ़र किया उन्होंने, सेकंड शो ऑफ़र किया। पहला शो कौन सा था जो ऑफर किया आपने नहीं किया? एक्चुअली एपिसोड एक था वो, क्या हादसा क्या हकीकत। हाँ, तो मैंने मना कर दिया उनको कि मेरे को नहीं करना मुझे। फिर कहीं तो होगा मुझे ऑफ़र हुआ, देन ये लीड में ऑफर हुआ आपको प्रॉपर? नहीं, लीड में नहीं था, सेकंड लीड था। लीड में राजीव खंडेलवाल थे। तो उसी दौरान मेरी एक फ्रेंड बालाजी में काम करती थी, तो उन्होंने मुझे बहुत कन्विंस किया कि तुम ये रोल करो, बहुत अच्छा रोल है, बहुत अच्छा रोल है। तो मैं, जैसे बोलते हैं ना किस्मत की बात होती है, आप अननोइंगली कुछ चीज़ें कर लेते हो, तो मैं अननोइंगली मैंने कर ली। मैंने कहा चलो कर लेते हैं टीवी, क्योंकि फ्रेंड ने भी सजेस्ट किया था कि आप टीवी करो, तो कर लिया मैंने। लेकिन वो रोल इतना पॉपुलर हो गया मेरे लिए, एंड सडनली आई मीन एक ऐसा नेगेटिव था कि पॉजिटिव? पॉजिटिव था, पॉजिटिव नोट था। अक्षत का रोल था, ऑपोजिट सुरवीन चावला, हम दोनों का डेब्यू था वो टेलीविज़न में। तो इट बिकेम क्वाइट पॉपुलर, दोनों के रोल्स काफ़ी पॉपुलर हो गए। एंड देन आफ्टर दैट फिर तो एक दुनिया खुल गई उसके बाद। देन आई डिड काव्यांजलि किया मैंने इनके ये साथ। लीड था? नहीं, वहाँ पे भी लीड नेगेटिव लीड था, लेकिन वो प्रोसेस में था कि वो आगे स्टोरी जैसे बढ़ेगी वो लीड बन जाएगा, बट वो तब तक शो ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने संगम किया विद फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ का पहला शो। कुछ अपने कुछ पराये भी उसी समय? कुछ अपने कुछ पराये भी किया था उस टाइम, बट ये कैसी किस पोजीशन पे था? कुछ अपने कुछ पराये? ये सहारा पे था तब, हाँ, बट आई हैड अ वेरी शॉर्ट स्पैन विद देम। मतलब मैंने कुछ टाइम तक किया, देन आई लेफ्ट इट बिकॉज संगम एक बहुत बड़ी कमिटमेंट थी मेरी। स्टार प्लस का शो था एंड आई वाज द लीड ऑफ द शो। तो ये आपका पहला संगम, आपका पहला लीड शो, पहला लीड टीवी में आया? टीवी में मेरा पहला लीड फॉक्स स्टार स्टूडियो के साथ था, बहुत बड़े बैनर के साथ था। सो दैट वाज माय फर्स्ट थिंग। फिर उसके बाद आहट वाज माय नेक्स्ट बिग हिट। देन आई डिड ये ज़रा नच के देखा, जो एक डांस रियलिटी शो था, वो बहुत बड़ा हिट हो गया। देन आफ्टर दैट आहट 4 वाज अ वेरी बिग हिट जस्ट विद बीपी सिंह। सो या मतलब उसके बाद फिर जर्नी चलती गई। फिर उतरन किया मैंने, फिर नेगेटिव लीड्स कुछ कर लिए, देन फिर आगे की जर्नी के बारे में आपसे बात करता हूँ। इस बीच आप बहुत सारे शोज़ आपने किए, मैं देख रहा हूँ मैं। जी। फिर फिल्मों में आने का नहीं सोचा, क्योंकि यहाँ पे एक स्टारडम जो चाहिए था, सेलेबल वो चाहिए था, वो आ चुका था कहीं ना कहीं। और टीवी के लोगों को कई प्रोड्यूसर वादा भी करते हैं, हम आपके जी। साथ फिल्म बनाएंगे, चलेंगे। तो क्या यहाँ पे आप खटखटा रहे थे दरवाज़ा कि? मैंने इतना नहीं ट्राई किया फिल्म्स के लिए तब, बट मुझे फिल्म्स मिल गई एक्चुअली। मैंने अकीरा भी की 2016 में मैं अकीरा में सोनाक्षी का ब्रदर बना था, वो बहुत अच्छा रोल था, तो वो भी किया मैंने। तो ऐसा नहीं है कि मैं फिल्म्स का पार्ट नहीं था, बट हाँ हो रही थी कुछ चीज़ें ऐसे। बट टीवी इंडस्ट्री में इतना तब मैं इंटेग्रल पार्ट बन गया था कि कभी सोचा नहीं कि मुझे फिल्म्स के लिए और ट्राई करना है या ये मीडियम के लिए ट्राई करना। तब तक OTT आया भी नहीं था। तो ऑब्वियसली मेरे पहला प्यार तो हमेशा फिल्म्स ही था। मुझे हमेशा से फिल्म्स करनी थी। टीवी को बहुत रेजिस्ट किया था जब शुरुआत में, जब मैं फिल्म्स कर रहा था। तो लेकिन टीवी भी एक बहुत अच्छा मीडियम है। टीवी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत फेम दिया है, बहुत फॉर्चून दिया है। टीवी की वजह से मैं एक बहुत अच्छा एक्टर भी बन गया, बिकॉज किसी स्थिति में हमें काम करना पड़ता था, चाहे मूड अच्छा हो मूड ख़राब हो, सीन तो करना ही है। शॉट से पहले आपको सीन मिलता था, तो आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हो एज एन एक्टर के चलो आपका मूड भी नहीं है, आप फिर भी ऐसी परफॉर्मेंस दे जाओगे कि लोग फिर भी याद करेंगे आपको। सो टीवी एज अ मीडियम हैज़ बीन ग्रेट फॉर मी। मतलब आई कैन नॉट से एनीथिंग रॉन्ग अबाउट टीवी, लेकिन हाँ वो ड्रीम हमेशा था कि फिल्म्स करनी। एकता से आपकी दोस्ती है जी। तो शायद यही वजह थी कि जब ये मोहब्बतें करण ने बाय बाय किया तो आपको बुलाया, क्या बातचीत हुई थी उस समय? मुझे एक्चुअली संदीप सिकंद ने बुलाया था। संदीप क्रिएटिव था शो के लिए, तो संदीप ने मुझे कहा था कि आई वांट यू टू डू दिस शो, क्योंकि करण जा रहे हैं, वो नहीं करना चाहते हैं शो। तो आई सेड ठीक है, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी। आई सेड और बालाजी। और आपको लगा था ये शो और लंबा चलेगा? मुझे ऐसा तब लगा था कि शो और उस समय नंबर 1 पोजीशन पे था। हाँ, क्या तो मुझे लगा था कि शो अच्छा चलेगा और कुछ टाइम तक चलेगा। तो मैंने ले लिया, वो अपॉर्चुनिटी ले ली मैंने। एंड लेकिन हमारी इंडस्ट्री ऐसी है, कभी जो भी डिसीजंस होते हैं चैनल्स के थ्रू या प्रोडक्शन हाउस के थ्रू, वो हमें रिस्पेक्ट करने पड़ते हैं। तो इवेंचुअली पता चल गया आफ्टर 4-5 मंथ्स के द शो इज़ गोइंग ऑफ एयर। अच्छा, 6 महीने भी बंद हो गया था? 6 महीने में उसके बाद बंद हो गया, 6 मंथ्स। आपने उसको क्लोज किया कि फिर वापस करना है?
तो करण को, बिकॉज करण ने वो शो 8 साल तक किया, मैंने खुद ही बोला था संदीप को कि अगर ये शो ऑफ हो रहा है तो आपको करण को वापस लाना चाहिए. आई माई सेल्फ टोल्ड हिम, बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि जो फ़ैन बेस था करण का इस शो का, तो इट वॉज ह्यूज एंड आई एम श्योर फैंस वुड लव टू सी हिम बैक शो ख़त्म होने से पहले. तो मैंने खुद ही कहा था, मैंने बोला कि इट बी गुड दैट ही कम्स बैक एंड ही केम बैक. उन्होंने मेरा कैरेक्टर, जैसे टीवी में होता है कैरेक्टर, स्विच कर दिया. वो तो जब लाए थे तो ऐसे लाए थे कि प्लास्टिक सर्जरी हुई है, वो जैसे होता है टीवी में. तो सो दे हैड दैट विंडो ओपन बिकॉज दे वांटेड टू गेट करण बैक ऑल्सो. सो आई वाज फाइन विद इट. आई सेड इट्स गुड अगर वो एंड हो रहा है और फैंस डिज़र्व हिम टू बी देयर. यू नो, इतना प्यार दिया उन्होंने उसको 7-8 साल तक, तो आई थिंक उससे बड़ी चीज़ नहीं हो सकती, विच आई हैव टू रिस्पेक्ट. फिर उसके बाद मैंने थोड़ा 2 कदम पीछे लिए वो शो के बाद, बिकॉज मुझे लगा एज एन एक्टर दैट कहीं ना कहीं थोड़ा पैशन कम हो रहा है, कुछ ड्राइव कम हो रही है. तो उस टाइम मैंने सोचना शुरू किया कि मुझे कुछ अपने आप को टाइम देना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि अब क्या करना है मुझे. सो आई टुक दैट टाइम. 2019 के बाद कोविड ने भी हिट किया अनफॉर्चुनेटली, लेकिन आई टुक माई टाइम. और कोविड के दौरान ही मुझे हशश ऑफर हुआ. मैंने ऑडिशन किया था हशश के लिए एंड आई गॉट ऑफर. एक्चुअली आप रेगुलर कर रहे थे जो मैं कर रहा था, लेकिन इतना इन द फेस नहीं था, इतना मीडिया के इन द फेस नहीं था. नहीं थे. हाँ जी. तो सुखी आपको पिक्चर में एक बार फिर से अकीरा के बाद लेकर आए हैं. जी. डायरेक्टर और बाकी टीम के साथ काम का वो अनुभव जो हमेशा आप याद रखेंगे, वो क्या है? तो सुखी मेरे लिए बहुत स्पेशल फिल्म है, बिकॉज एज ए लीड मैं आ रहा हूँ इस फिल्म में. बहुत स्पेशल है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत स्पेशल है. जब मैंने ये स्टोरी पढ़ी तो बहुत खुश हो गया. ऑडिशन के बाद जब स्क्रिप्ट आई मेरे पास, आई वॉज वेरी हैप्पी. मैंने बोला कितनी अमेजिंग स्क्रिप्ट है और कितना कनेक्ट कर पा रहा था मैं अपने किरदार से, कितना कनेक्ट कर पा रहा था और स्टोरी से. फिर मैं अपनी डायरेक्टर से मिला, सोनल जोशी, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट लिखी है और जिन्होंने एक एक किरदार को जैसे पी लिया है. उसको मेरा किरदार इतने अच्छे तरह से पता था, बाकी लोगों का किरदार इतने अच्छे तरह से जानती थी वो, कि ऐसा लगा कि हम सब एक सेफ स्पेस में हैं. कि जब जो मेकर है, जो फिल्म डायरेक्टर हैं, वो अपने स्क्रिप्ट को इतने प्यार करती हैं, इतनी अच्छी तरह से जानती हैं, तो आप कभी एज एन एक्टर कभी गलत हो नहीं सकते. और मैंने सोनल से कहा कि मुझे आपके साथ वर्कशॉप्स करनी हैं, मुझे अपना कैरेक्टर आपसे और समझना है, जो आपके दिमाग में है मुझे वो कैरेक्टर स्क्रीन पे लाना है. तो मैंने सोनल के साथ बहुत सारी, कम से कम 1.5 महीने तक बिफोर शूटिंग मैंने उनके साथ वर्कशॉप्स की, अपने किरदार को अच्छी तरह से जाना, उसकी रिसर्च की, उसकी बैक स्टोरी जानी. हर सीन पे मैंने नोट्स लिखे, समझने की कोशिश की कि इस सीन का अर्थ क्या है, इस सीन में क्या इसका एंड क्या निकल के आना चाहिए, इसका रिज़ल्ट क्या होना चाहिए, ये सीन स्टोरी को कैसे आगे बढ़ाएगा. वो सब सारे नोट्स मैंने बनाए सोनल के साथ. सोनल को बहुत सारे सवाल पूछे और वैसे सुखी की जर्नी मेरी स्टार्ट हुई. तो जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैं गुरु था, मैं चैतन्य नहीं था, मैं गुरु था. और सोनल ने मेक श्योर किया कि हम वो पाथ पे रहें और कहीं हम आउट ऑफ कैरेक्टर ना हो जाएं कभी कभी. जैसे हंसी मजाक चलती होती है सेट पे, बट जब आप सेट पे आओ तो आप वो कैरेक्टर आओ. एंड सोनल एज ए डायरेक्टर ब्रिलियंट. शिल्पा के साथ कितने रोमांटिक सीन हैं, कुछ क्या क्या है, मतलब जो आप बता हस्बैंड वाइफ का क्या, और कितने कंफर्टेबल थे, कितना उन्होंने कंफर्टेबल किया? शिल्पा ने बहुत कंफर्टेबल किया, बिकॉज कैसे कैसे सीन थे जो कंफर्टेबल नहीं भी थे लेकिन उसको कंफर्टेबल बनाया आपने? तो ये स्टोरी आप देखोगे तो एक टिपिकल मैरिड कपल, जैसे आपने ट्रेलर में देखा हो कि टिपिकल मैरिड कपल जैसे बन जाता है कुछ सालों बाद. तो वैसे तो हमारे सीन्स वैसे थे, कोई रोमांटिक सीन्स थे नहीं इनिशियली. रोमांस हमारा दिखाया गया है फ्लैशबैक सीन्स में, जब हम कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं. रोमांटिक सीन की बात करें, हाँ, तो वो कुछ मोन्टाजेस में कुछ आए थे, तो बहुत मज़ा आया वो शूट करके. आप देखोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा. कैसे सीन है, मतलब वही जैसे एक कपल होता है, बहुत से सीन्स कट भी गए क्योंकि सॉन्ग के हिसाब से वो शूट होते थे, बट काफ़ी ऐसे सीन्स थे जब वो रोमांस दिखाया गया कि कैसे ये दोनों प्यार में पड़े. वो मोन्टाजेस में पूरा आता है, वो कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, कैसे एक दूसरे से प्यार हो गया उन दोनों को. तो दोनों मैरिड हो तो दोनों को पता है कितने साल 14 साल हो गया हमारी शादी. अरे तो शिल्पा का भी ऐसा तो मतलब आप अपनी बीवी को छोड़कर आती है और वो राज को
क्या बातचीत हुई थी कि हम लोग यार ऐसे हस्बैंड वाइफ को पर्दे पे दिखाएंगे, हाँ। देखो तुम्हारा भी अनुभव है, मेरा भी अनुभव है, हाँ क्या था? तो एक्चुअली दीदी हमारी यहाँ पे तुम्हारी स्टार है। एक्चुअली आई थिंक शिल्पा और मेरी अंडरस्टैंडिंग लाइफ के बारे में काफ़ी है। उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग, और जब हमने साथ में वर्कशॉप्स किए तो हमने बहुत समझा। और बीइंग मैरिड हम वो चीज़ों को समझ पाते हैं कि हमारे जो किरदारों की जो जर्नी है वो समझ पा रहे थे हम लोग के, मतलब कि हाँ हमें पता है कि शादियों में ऐसा होता है, एक कभी कभी एक तनाव होते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ रुक गया है, कभी कभी लगता है कि लाइफ बोरिंग हो गई है, कुछ बढ़ नहीं रही है आगे, ऐसे दौर आते हैं हर रिलेशनशिप में। तो आई थिंक वो शिल्पा भी समझ पाई उस बात को, मैं भी समझ पाया, और हमारे वर्कशॉप में हमने उसको डिस्कस भी बहुत किया कि ये कैरेक्टर्स कैसे होंगे, क्या होगा। अपने एक्सपीरियंसेस को हमने अपनी खुद की लाइफ से लेके हमने अपने किरदारों में डाला है उसे। सो आई थिंक वो डीप अंडरस्टैंडिंग ने काफ़ी हमारे किरदारों को हेल्प किया है। ऊपर से सबसे बड़ी बात यह है कि शिल्पा के साथ मेरी दोस्ती बहुत अच्छी होगी, तो उससे क्या हुआ कि वो एक कंफर्ट लेवल बहुत बड़ा। तो सीन्स शूट करने से पहले हम डिस्कस करते थे, हम रिहर्स करते थे, हम एक दूसरे को एनर्जी पास करते थे, पॉजिटिव एनर्जी पास करते थे, और फिर हम अपने सीन्स परफॉर्म करते थे। तो आई थिंक वो केमिस्ट्री आपको ऑन स्क्रीन भी दिखेगी कि आपको लगेगा ही नहीं कि ये सुखी नहीं है और ये गुरु नहीं है, या ये दोनों एक कपल नहीं है, वो आपको महसूस भी नहीं होगा इस फिल्म को देख के। सवाल पूछ लेता हूँ कि मैं आपकी जब जर्नी देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप मतलब आपका स्ट्रगल पहली फिल्मों में नहीं था, शुरुआती नहीं था, आज आपका स्ट्रगल है और शुरुआत आपका बड़ा सुनहरा था। कैसे डिफाइन करते हो आप? देखो, मैं बहुत थोड़ा स्पिरिचुअल बात करता हूँ। जर्नी होती है, जर्नी का कोई बिगनिंग या एंड नहीं होती। कभी आपको जर्नी में पत्थर मिल जाते हैं, कभी झील आ जाती है, कभी नदी आ जाती है, कभी रेत आ जाती है। तो आप ये एक जर्नी होती है, आपको नहीं पता होता कब क्या कैसे कब चीज़ें होती हैं आपके साथ, अनएक्सपेक्टेड होती हैं। तो हाँ, शुरुआत मेरी बहुत अच्छी रही है। जब मैंने अपनी करियर की शुरुआत की थी देव साहब की फ़िल्म के साथ, कल्पना लाजमी की फ़िल्म के साथ, उसके बाद एक बहुत बड़ी फ़िल्म आई मेरे पास, बड़े फिल्म डायरेक्टर के साथ वो फिल्म मैंने साइन की, लेकिन एंड में वो फिल्म कोई और ले गया, कोई और बड़ा एक्टर ले गया। तो वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत था मेरे अंदर कि इतनी बड़ी फिल्म हाथ से निकल गई। लेकिन जैसे मैं कहता हूँ कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, तो शायद वो भी अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी दी टेलीविज़न में आने के लिए। बिकॉज़ टेलीविज़न तब उभर रहा था, बहुत अट्रैक्टिव मीडियम था, और जो भी टेलीविज़न के एक्टर्स थे बहुत बड़े स्टार्स बन चुके थे, जैसे राजीव खंडेलवाल थे, अमर उपाध्याय, बहुत बड़े लेवल पे, स्मृति ईरानी, दे वर रूलिंग दैट टाइम, और उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग थी वो क्रेज़ी थी। मुझे नहीं पता था उनकी इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग जब तक मैं टीवी इंडस्ट्री में आया नहीं। तो वो डिसअपॉइंटमेंट की वजह से मैं टीवी के अंदर आया एक्चुअली, बिकॉज आई फेल्ट डिसअपॉइंटेड कि यार इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से चली गई, और अपॉर्चुनिटीज़ मुझे दिख नहीं रही थी तब कि ऐसा तो नहीं था, मैं न्यू कमर था, पर ऐसा तो नहीं था कि लाइन लगी हुई थी पीछे के लोग आ रहे हैं साइन करने के लिए। हाँ, प्रोजेक्ट्स आए, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी प्रोजेक्ट्स आए जो फर्जी थे। मतलब ऐसे कुछ मेकर्स आए मेरे पास कि आपने दो बड़ी फिल्म्स की हैं, तो आप चाहते हैं कि आप ये फिल्म करो, और फिर बाद में पूछते थे आप बस 20 लाख 30 लाख दे दीजिए, आप शुरुआत कीजिए, हमारे फाइनेंसेस रेडी हैं, बस इतना पैसा दे दीजिए। तो ऐसे लोग भी आए काफ़ी। लेकिन मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इन सब चीज़ों के लिए, बिकॉज उसके वजह से मैंने टीवी स्टार्ट किया। एक नज़रिए से देखा जाए तो मायूस होके टीवी स्टार्ट किया। मेरा पहला प्यार तो हमेशा फिल्म ही था, हमेशा शुरू से फिल्म ही था। और हर एक्टर का सपना होता है फिल्म्स करना, गुड फिल्म्स करना, अच्छी फिल्म्स करना। तो मेरा भी वो सपना था कि मुझे फिल्म्स करना, और मुझे फिल्म्स की अपॉर्चुनिटी मिली स्टार्ट ऑफ द करियर मिली। ऐसा नहीं था कि मैंने टीवी से स्टार्ट किया फिर फिल्म में गया, मेरी स्टार्ट ही फिल्म से हुई। सो आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट। लेकिन जो मायूस होकर फिर मैं जब टीवी में गया, वहाँ पे मुझे मेरी स्टारडम मिली, वहाँ पे मैं फेमस हो गया, वहाँ पे मेरी फ़ैन फॉलोइंग बनी, और आज तक लोग मेरे शोज़ के बारे में बात करते हैं। आज सबसे ज़्यादा तक क्या किस नाम से बुलाते हैं आप? मुझे तो शुरू में अक्षत
बहुत बुलाते थे बिकॉज ऑफ कहीं तो का मेरा पहला शो। इनफैक्ट मेरी मम्मी मुझे कहती थी कि तुम अपना नाम ही बदल दो अक्षर, बहुत प्यारा नाम है और आपको सब इससे ही जानते हैं, क्योंकि जो ऑडियंसेस हैं वो आपको आपके कैरेक्टर नेम्स, टीवी के ऑडियंसेस आपको कैरेक्टर नेम से आइडेंटिफाई करते हैं। सो दैट वाज द फर्स्ट थिंग। तो उसके बाद मेरे बाकी शोज़ भी काफ़ी फेमस हुए थे। संगम, ज़रा नच के दिखा, और फिर 2011 में आहट। अभी भी फैंस, मेरे आहट के फैंस मुझे मैसेज करते हैं कि आप वापस आइए, आहट कीजिए। आहट अब प्रोड्यूसर से आप टच में हो, फिर से कुछ होगा क्या? क्योंकि नहीं, अभी तो कहाँ होगा। बीबी सर अभी आई डोंट थिंक ही विल बी मेकिंग आहट अगेन। उनकी टीम या प्रोडक्शन हाउस नहीं, आई डोंट थिंक सो। तो वो मेरी जर्नी रही। तो बीच बीच में फिल्म्स भी की, अकीरा भी आई। अकीरा के लिए मैंने ऑडिशन किया था। तो मैं एड्स भी बहुत करता हूँ, तो एड्स भी बहुत किए मैंने उस दौरान। ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ टीवी से अपने आप को रिस्ट्रिक्ट किया, मैंने एड्स भी बहुत किए। बड़े बड़े डायरेक्टर्स का, शिमत अमीन के साथ इंडिया बुल्स का पूरा कैंपेन किया मैंने, तो एड्स भी बहुत अच्छे फिल्म मेकर्स के साथ किए। लेकिन वो जर्नी जो थी, वो जब 2019 हुआ, तो वो जर्नी मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं मैं स्टैग्नेट हो रहा हूँ, कहीं ना कहीं वो पैशन मेरा थोड़ा हिल गया था। तो तब मैंने सोचा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। एक ट्रिविया अकीरा का दे दो जाते आते, क्या है जो हमेशा याद रहता है? सोनाक्षी के साथ काम किया था, इनकी फिल्म थी ना, AR मुरुगदोस की थी। हाँ, AR मुरुगदोस की थी। अच्छा, इसमें वो भी थे अपने कश्यप साहब, अनुराग कश्यप मेन विलन थे। आपका तो नहीं हुआ होगा आमना सामना ना? नहीं, उनके साथ सीन्स मेरे नहीं थे, मेरे ज़्यादातर सीन्स सोनाक्षी के साथ थे। कोई क्या ट्रिविया बताओगे? मतलब एक चीज़ अगर मैं बोलूँगा अकीरा से, क्या होगा? एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिविया है। हाँ तो अकीरा में मेरे साथ अमित साध था, हाँ हाँ ठीक है, हाँ। और सुखी में भी मेरे साथ अमित साध है। ओह, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, हम दोनों दोस्त हैं। और एक कितनी प्यारी बात है कि दोनों दोस्त फिल्म्स में जब मिले तो साथ में मिले। उन्होंने भी टीवी भी किया है? उन्होंने भी टीवी से शुरुआत की। कभी टीवी में उनके साथ काम किया था? नहीं। सर थैंक यू हमसे बात थैंक यू सो करने मच। के लिए, और ढेर सारी शुभकामनाएं थैंक सुखी के लिए। थैंक यू।